हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 की फॉर यूपीएससी। तो चलिए देखते हैं। इसकी ये इकाई 1 है और इसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विविधता। कुछ चीज़ें दी हुई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम विविधता की समझ। तो अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है? ऐसा हो नहीं सकता। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे ना केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। तो हम विविधता यानी भिन्नता के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ ये 3 ड्राइंग्स दी गई हैं, देखते हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नता विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। ठीक है। अगर हम मान लो ऊपर जो 3 चित्र दिए हुए थे, चौथा चित्र आप बनाएंगे तो क्या वो सेम होगा? नहीं, सबकी अपनी अपनी चित्रकारी है तो वो अलग ही होगा। तो ये कुछ रिक्त स्थान वाली चीज़ें दी गई हैं। आप अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय मैं डैश पहनना पसंद करती हूँ, कपड़े में जो भी है। मैं घर में डैश में बात करती हूँ। मेरा पसंदीदा खेल ये है। मुझे इसके बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। तो सबके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई एक ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती हो? मुश्किल ही होगा, शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। ठीक है। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़े और इसके बारे में सोचें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहा। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर
होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। मतलब उसको लगा कि ये अंग्रेज वाला दिखता है तो अंग्रेजी अखबार पढ़ेगा, बट उसको बाद में पता चला वो हिंदी पढ़ेगा। सब्जेक्ट उसने पूछा, जब अब जो अभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वह कुछ होता है। मैंने शुरू शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियां के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप की ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था, वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान को अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है, प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओ, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा, बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यहाँ तो बड़ा अक्षर की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है? हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैंने साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट का अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में मेरी बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने अपने कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखिए। देख ही सकते हैं, एक पढ़ा लिखा नहीं, एक हिंदू, एक मुस्लिम। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अंतर हो जाएगा। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ठीक है, अगले दिन वो चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वहां दिखा और ना ही आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं पता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए
उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग-अलग हैं। जहां समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुस्लिम है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान-पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग-अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला है ही नहीं, आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पढ़ा है। यह विविधता का रूप नहीं बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यहाँ लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। ठीक है, गैर बराबरी ही है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं, उसे बदला नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसलिए गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में भी पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, ये क्वेश्चन उठता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। ठीक है, आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभवतः है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वाला को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद एक तरह का खाना देते हो, शायद आलू समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। भारत में विविधता की बात करें तो
भारत विविधताओं का देश है। हमें विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह, ठीक है, एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? करीब दो सवा दो 100 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का एक हिस्सा नहीं थी, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ा या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा कुछ और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनका रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे, कुछ चीज़ों में वे पुराने डर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। फिर अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक उसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बहुत बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहर में लोग विरल हो अपनी सब्जी या अनाज उगाते हों, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ेगा। ठीक है, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनमें गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। ठीक है, लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत कहा जाता है। याद रखिएगा ये पॉइंट। लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। ठीक है, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था, लद्दाख में हुआ, और अब यह अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके मतलब तिब्बत में एक ग्रंथ है केसर सागा, वो लद्दाख से काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध धर्म दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है, लद्दाख